हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स 11th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड करंटली वी आर वर्किंग ऑन 11th एंड 12th सीरीज। तो भाई क्या हाल चाल है मुझे जल्दी से बता दें एक बार, और सभी के सभी जुड़ जाएंगे, सभी के सभी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और मुझे बता देंगे हमने पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था। जहाँ तक मेरे को याद है 12th फिजिक्स में हमने फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे थे। तो ये आज अपना फाइनल लेक्चर होगा क्वेश्चंस के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के चैप्टर के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। आ जाएंगे सभी के सभी। हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो जेई लेवल्स के, जेई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो भाई वापस से आई अगेन वेलकम यू ऑन और स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, अपना नोटबुक निकालेंगे। चलिए भाई, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नोटबुक निकालेंगे, नोटबुक में लिखेंगे और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। चलिए भाई आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अपने पास, पहला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि लेंदी होगी तो उसको हम ओरली हम समझा देंगे, बाकी जो क्वेश्चन शॉर्ट है उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अपने पास जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखें, ये देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें। ठीक है, चलिए लेट मी चेक दैट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपने पास टू चार्जेस दे रखे हैं। टू चार्जेस प्लस Q1 एंड माइनस Q2 ओके आर प्लेस्ड एट पोजिशन, are placed as shown in figure, a line of force emerges out, a line of force emerges out, a line of force emerges out from Q1 at angle alpha, ठीक है, with line AB, find the angle beta, find the angle beta at which it terminates, on minus Q2। ठीक है, ये अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है। अब दो चार्जेस दे रखे हैं, उसका जो फिगर भी अपने को बना के ऑलरेडी दे दिया हुआ है अपने पास। ये है प्लस Q1 चार्ज और ये जो अपने पास है AB लाइन, ये माइनस Q2। ठीक है, यहां से एक लाइन ऑफ फोर्स अपने को दे रखा है कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया अपने पास, ये वाला, ये हो गया माइनस Q2। ठीक है, ये यहां पर जो एंगल दे रखा है वो दे रखा अपने पास अल्फा, ये दे रखा है AB, और ये जो एंगल दे रखा अपने पास दे रखा है बीटा, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल बीटा। ठीक है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है बीटा। चलिए, तो चलिए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए अपने पास ये अपने पास एक चार्ज दे रखा है प्लस Q1 और माइनस Q2 अपने पास चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से जो है एक ये अपने पास लाइन ऑफ फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है
वो यहाँ से इमर्ज आउट हो रही है और यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर जा रही है, और हमें पूछा है एंगल बीटा को पूछा है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से हम इसको करेंगे। देखो सिंपल यदि हम बात करें, यदि मैं बात करूं कि ये जो चार्ज है प्लस Q1, ठीक है, जहां से, और ये अपने पास है माइनस Q2। यदि मैं बात करूं यहां से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इमर्ज कर रही है और यहां पर एंटर हो रही है। ठीक है, ये एंगल जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है अल्फा एंगल। सही बात है, चलो ठीक है। अब देखिए यहां से यदि मैं इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, और ये वाला एंगल भी मैं अल्फा लूं, ठीक है, मान लो ये वाला एंगल भी हमने अल्फा लिया, तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और ये जो अपने पास दे रखा है एंगल बीटा दे रखा है, और यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, और उतना ही एंगल जो है कुछ इस प्रकार से लूं मैं, ये एंगल हो गया बीटा। अब एक बात नोटिस करना जरा, ठीक है, मैं यदि बात करूं कि ये जो प्लेनर एंगल है, ये जो अल्फा एंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल ड्रॉ करूं मैं, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यदि मैं सॉलिड एंगल ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार से सॉलिड एंगल आएगा, कुछ इस प्रकार से सॉलिड एंगल आएगा। और इस सॉलिड में गुजरने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या इस रीजन में से जाएंगी? इस अल्फा एंगल से बनने वाला जो सॉलिड एंगल होगा, इस अल्फा एंगल से जो बनने वाला जो सॉलिड एंगल होगा, उससे गुजरने वाली जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ से जाएंगी, और जितनी यहाँ से जा रही हैं उतनी ही यहाँ पर इंटर करेंगी, जितनी यहाँ से जा रही हैं उतनी ही यहाँ पर क्या करेंगी, इंटर करेंगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, उनमें से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है यहाँ पर, ये वाली। बट हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लेनर एंगल से जो बनने वाला सॉलिड एंगल है, उससे गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, जितनी यहां से जाएंगी उतना ही तो उस माइनस Q2 के अंदर टर्मिनेट होंगी। यदि मैं बात करूं अल्फा एंगल से आप सॉलिड एंगल बनाओ, और एक बीटा एंगल जो है प्लेनर एंगल है ये, उनसे आप सॉलिड एंगल बनाओ, दोनों सॉलिड एंगल बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार से जो रीजन बनेगा, ये जो रीजन बनेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी उतनी ही तो जाएंगी। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी इमर्ज आउट करेंगी उतनी ही तो इंटर करेंगी अंदर। समझ रहे हो? ठीक है, यदि हम और अच्छे से यदि विजुअल दिखाएं इसको, देखिए ये हमने बोला प्लस Q1, ठीक है, ये बोला हमने माइनस Q2। ये वाला जो सॉलिड एंगल होगा कुछ इस प्रकार से, उतना ही सॉलिड एंगल जो है चेंज होगा, सॉलिड एंगल तो चेंज होगा क्योंकि बीटा चेंज है, बट इस सॉलिड एंगल से गुजरने वाली जितनी फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, उतना ही तो इसमें जाएंगी माइनस Q2 के ऊपर। ठीक है ना, मतलब इस फील्ड लाइन, ये जितना जो रीजन है, जो सॉलिड एंगल है, उतने ही एंगल में क्या जितनी फील्ड लाइंस हैं वो इंटर करेंगी, ये वाली कुछ इस प्रकार से। ये देखो, ये इस प्रकार से। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अल्फा एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल बनेगा, उनसे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस बीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल है उनमें उतना ही इंटर करेंगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerging out from plus Q1 will be same that are entering in solid angle corresponding to बीटा एंगल। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं? मतलब ये है
कि इस अल्फा एंगल जो प्लेनर एंगल है, इस अल्फा एंगल के करस्पॉन्डिंग जो अपने पास सॉलिड एंगल है, उनसे गुजरने वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो उतना ही होंगी जितना जो है इस बीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल है उनसे जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि फाई जो है Q1 जो है वो इक्वल होगा फाई Q2 के। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात हमने आपको पहले बताया था, इस चैप्टर में हमने बताया था कि सॉलिड एंगल, ठीक है, किसी सॉलिड एंगल से हमने एक बात बताई थी आपको, ध्यान हो तो आपको, कि हमने एक बात बताई थी, यदि प्लस Q चार्ज है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास ये वाला कुछ इस प्रकार से थीटा एंगल है, और ये जो रीजन कुछ आता है, ये सर्कुलर जो एरिया है, इस सर्कुलर एरिया से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स की जो वैल्यू है वो अपने पास आती है Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करवाया था, यदि आपको ध्यान हो तो, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मतलब इस सॉलिड एंगल थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल आता है वो कितना आता है, वो आता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इस सॉलिड एंगल से गुजरने वाली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो फ्लक्स है, वो ये होता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यदि मैं Q1 की बात करूं तो अपने पास जो है Q1 तो आ जाएगा अपने पास, और यहां पर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा की जगह अपन करेंगे अल्फा, और यहां पर सिंपली हम बात करें नेगेटिव चार्ज को हम नहीं ले रहे, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो Q2/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कोस बीटा। ठीक है, आगे हम सोल्व करें, देखिए Q1/Q2, ठीक है, Q1/Q2 अपने पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस बीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा। हमें बीटा कैलकुलेट करना है, अल्फा दे रखा है, बीटा कैलकुलेट करना है, तो सिंपल, ठीक है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, या हम इसमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की हम वैल्यू पुट करें। देखिए 1 माइनस कोस बीटा कितना होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर। जैसा कि हमें पता है ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन होता है, कोस 2 थीटा जो है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर थीटा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, और हम ले लेंगे इसका अंडर रूट में, यानी Q1/Q2 आएगा, और ये आएगा अपने पास साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2, और हमें कैलकुलेट करना बीटा एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं है, तो हो गया अपने पास, देखिए बीटा बाई 2 जो होगा अपने पास ये आ जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स अपने पास ये होगा साइन अल्फा बाई 2, और ये होगा अंडर रूट में Q1/Q2, ये अपने पास हो गया। ठीक है, साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 2 से हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये अपने पास हो गया आंसर, ये अपने पास आ गया आंसर। ठीक है, ये अपने पास होगा आंसर। ठीक है, बाकी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सिंपली इसमें ध्यान रखने की बात ये थी कि ये जो अल्फा एंगल दे रखा था, इस अल्फा एंगल के, ठीक है, इस अल्फा एंगल के करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल बनता है, उस सॉलिड एंगल से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, ठीक है, जितनी इसमें एंटर करेंगी। ठीक है, जितनी इससे आउट होंगी उतनी ही इसमें एंटर करेंगी, जितनी आउट होंगी उतनी एंटर करेंगी, जितनी आउट होंगी उतनी एंटर करेंगी। ठीक है, यही तो जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग। चलो बहुत बढ़िया। यदि मैं यहाँ पर भी अल्फा बना लूँ और यहाँ पर भी बीटा बना लूँ, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जितनी यहाँ से जाएंगे उतनी अंदर जाएंगे, मतलब दोनों का फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों का फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। दोनों का फ्लक्स मैंने सेम कर दिया, ये अपने पास फॉर्मूला अपने पास दे रखा है। ठीक है, और ये आंसर हो गया, बहुत ईजी था। नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए, ये अपने पास हो गया बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम डिस्कशन में लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कशन में लें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपने को दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, इनसाइड ए बॉल चार्ज्ड यूनिफॉर्मली, ठीक है। ए बॉल इज, चलिए लैंग्वेज लिख देते हैं, इनसाइड ए बॉल, इनसाइड ए बॉल चार्ज्ड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, अपने पास एक बॉल दे रखी है, ठीक है, यूनिफॉर्मली विद वॉल्यूम डेंसिटी, विद वॉल्यूम डेंसिटी रो, ठीक है। देयर इज स्फेरिकल कैविटी, देयर इज ए स्फेरिकल कैविटी, ठीक है। द सेंटर ऑफ कैविटी इज डिस्प्लेस्ड, द सेंटर ऑफ कैविटी, द सेंटर ऑफ कैविटी इज डिस्प्लेस्ड by distance A, by distance A, ठीक है, by distance A with respect to center of the ball, center of the ball। अब देखिए क्या पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी। चलिए ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। ये भी देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हम लैंग्वेज देखेंगे एक बार। देखिए क्या दे रखा है, एक चार्ज्ड बॉल दे रखी है, ठीक है, एक बॉल दे रखी है जो यूनिफॉर्मली वॉल्यूम डेंसिटी रो से चार्ज्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डेंसिटी रो से चार्ज है, ठीक है। देयर इज ए स्फेरिकल कैविटी, ठीक है, देयर इज ए स्फेरिकल कैविटी द सेंटर ऑफ कैविटी, ओके। एक गुफा दे रखी है, एक चार्ज्ड बॉल दे रखी है, तो भाई ये तो अपने पास एक चार्ज्ड बॉल ले ली मैंने, ये अपने पास एक चार्ज्ड बॉल ले ली जिसका सेंटर हमने ये बोल दिया, ये इसका सेंटर है, ये चार्ज्ड बॉल है, ठीक है। इस बॉल के अंदर जो है कैविटी रख रखी है, चलिए बहुत बढ़िया, ये मैंने बोल दिया इसके अंदर एक कैविटी है, ये मैंने बोल दिया इसके अंदर क्या है, एक कैविटी है, चलो ठीक है। कैविटी, कैविटी का मतलब समझते हो, गुफा, जिसके अंदर बस कुछ नहीं है, केवल गुफा है ये, ठीक है। और हमें बोल रखा है इस गुफा के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, इस गुफा के अंदर आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, और ये जो है रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है। और जो ये जो है अपने पास देखिए डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये जो दे रखा है, मतलब ये जो बॉल है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी की इसके सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है अपने को, ठीक है, ये जो अपने को डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है ए दे रखी है, क्या दे रखी है, ए दे रखी है, ये कुछ इस प्रकार से। क्या मैं वेक्टर बना दूं, चलो वेक्टर बना देते हैं, ये मैंने बोल दिया ये ए डिस्टेंस अपने को दे रखी है, ठीक है। हमें बोल रखा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर कोई जनरल पॉइंट लो पहले तो आप, और उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो, ये हमें पूछ रखा है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमें ये बोल रहा है कि आप इस कैविटी के अंदर कोई जनरल पॉइंट ले लो, आप क्या ले लो, जनरल पॉइंट, और उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। देखो यहां पर कोई भी जनरल पॉइंट ले लो आप, मान लो कि यहां पर ये कोई पॉइंट है P,
ठीक है, ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पर हमें कोई पॉइंट P बोल दिया हमने, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन की सिंपल अप्रोच हम ये रखेंगे। हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि मान लो ये कैविटी नहीं होती, ठीक है, मान लो ये कैविटी नहीं होती, इस कैविटी को हम हटा दें और हम ये बोलते हैं कि मान लो ये कैविटी नहीं है, और ये कैविटी यदि नहीं है, यदि ये कैविटी नहीं है तो होगा क्या, सभी जगह हैं वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा रो से। ठीक है, इफ कैविटी इज रिमूव्ड, ठीक है, लेट सपोज हम देखिए हम ये बोल रहे हैं, देखिए इफ कैविटी इज रिमूव्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यदि मैं बोलूं यदि कैविटी है ही नहीं तो है नहीं, तो यहां से यदि मैं बोलूं कि पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो मैं बोल देता हूं, ठीक है, मैं ये बोल देता हूं यहां से पॉइंट जो P है उसकी डिस्टेंस बोल देता हूं, मान लो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R1 वेक्टर। ठीक है, ये मतलब ये है कि यहां से R1 वेक्टर पर हमें कोई पॉइंट P है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मान लो यह इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर है, तो वो जो होता है अपने पास रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे आया सर, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। हमने जब थ्योरी पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बाय यूजिंग ऑफ गाउस लॉ फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के लिए उस अपने पास लेक्चर में जाएंगे और वहां पर आपको मिलेगा ये जो डेरिवेशन है रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, सेंटर से R1 वेक्टर डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये अपने पास आ गया। अब मैं ये बोलता हूं ये बात तो अपने पास आ गई, हमने बोल दिया कि टोटल चार्ज है, कैविटी नहीं है। अब यदि मैं बोलूं केवल कैविटी वाले चार्ज इस कैविटी के अंदर, ठीक है, इस कैविटी के अंदर चार्ज हो, समझ रहे हो, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अब की बार जो है हम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं, ये वाला ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर चार्ज है, ठीक है, इस कैविटी के अंदर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी रो है, और यहां से इसके कारण पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम प्रोसेस कर रहे हैं, फिर आप फाइनल रिजल्ट हमें बताएंगे। हम ये बोल रहे हैं कि यदि केवल कैविटी होती और कैविटी में रो चार्ज होता, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, और उसके कारण हम P पॉइंट के ऊपर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो कैसा आएगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहां पर ये पॉइंट P है, तो ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमें नहीं पता, यहां से ये डिस्टेंस कितनी हमें नहीं पता, हम बोल देते हैं भैया ये R2 वेक्टर है, कितना है R2 वेक्टर, तो यहां पर क्या आएगा R2 वेक्टर आएगा, क्या आएगा R2 वेक्टर आएगा, और इसके कारण, ठीक है, नाउ अब देखना जरा, इफ वी सपोज देयर इज ओनली cavity present and charged by rho कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल दिया 2E2 वेक्टर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो क्या, रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे इसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितना है, रो है, और डिस्टेंस कितनी है, R2 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, तो रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया, कैविटी वाली ओनली कैविटी चार्ज है तब। और अब इसमें क्या है, इसमें हमने ये बोला था कि केवल
केवल ये टोटल चार्ज है और जिसमें केवल कैविटी चार्ज है। ठीक है, अब देखना जरा, अब होगा मजा, अब आएगा मजा। नाउ, ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एज आस्क्ड इन क्वेश्चन। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो ये पूछ रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ये इस केस के कारण पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉल है, उस बॉल के अंदर एक कैविटी है, उस कैविटी पर कोई पॉइंट पी है, वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो अब ध्यान देना जरा, मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि इस टोटल चार्ज्ड स्फीयर के कारण पॉइंट पी पर निकाला तो E1 वेक्टर आया। टोटल ले लिया मैंने कैविटी के अंदर भी चार्ज इंक्लूड कर दिया और टोटल के लिए हमने निकाल दिया। अब देखिए, अब मैं केवल कैविटी वाला ले रहा हूं तो कैविटी के लिए निकाल दिया कैविटी के लिए, मतलब पहले वाले केस में तो केवल कैविटी को भी इंक्लूड कर लिया था और टोटल के लिए निकाला। अब इसमें क्या किया, मैंने केवल कैविटी के लिए निकाला। तो क्या मैं पहले वाले केस में यदि दूसरे वाले केस का इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दूं तो क्या ये वाला केस आ जाएगा, क्या ये वाला केस आ जाएगा? मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूं, यदि मैं पहले वाले केस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये वाला केस आ जाएगा? क्या ये वाला केस आ जाएगा? बिल्कुल सर, यही आ जाएगा। और मैं खुश हो गया, ये बात सुन गई, ये बात मैंने सुन ली और मैं खुश हो गया। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट पी के ऊपर अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और यही अप्रोच रखनी है, हर बार ऐसी ही अप्रोच करनी है। आप टोटल के लिए निकाल लो, फिर केविटी को चार्ज कर दो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। भाई सिंपल, हम वेक्टर की टर्म्स में घटा रहे हैं। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर मान के किया है, वैल्यू मानकर नहीं किया केवल, तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो अब देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं, क्या E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ρ/3ε0, क्या ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है? बिल्कुल सर। और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या होगा रे? जरा बताना, जरा देखो जरा, क्या इसमें मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं? क्या मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो क्या ऐसे होगा कि R1 वेक्टर जो होगा वो A वेक्टर प्लस और R2 वेक्टर होगा, और A वेक्टर जो होगा वो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो क्या R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की जगह मैं A वेक्टर पुट कर दूं तो क्या कुछ इस प्रकार से हो गया, ρA वेक्टर अपॉन 3ε0। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो डिजायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था? क्या यही पूछा था क्वेश्चन में? बिल्कुल सर। तो ये अपने पास हो गया आंसर। सिंपल, बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना, ध्यान बस ये रखना है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच सिंपल, हम टोटल के कारण निकालेंगे, फिर कैविटी के कारण निकालेंगे, फिर कैविटी वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें तो केवल रिमेनिंग वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उस पॉइंट के ऊपर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहले इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर डिस्कशन लेते हैं। आज तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो सेम टू सेम वो का वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम टू सेम वो का वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दो स्फीयर दे रखे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग स्फीयर दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, टू ओवरलैपिंग स्फीयर्स
ठीक है, स्फीयर्स आर गिवन, ठीक है, विद दियर चार्ज डेंसिटीज प्लस ρ1 एंड माइनस ρ2। ठीक है, और साथ ही सॉरी प्लस रो दे रखा है और माइनस रो दे रखा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली हैं, दोनों सेम है। दियर सेंटर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए एंड द ओवरलैपिंग रीजन इज फ्री ऑफ चार्ज। ओके, और साथ ही साथ बोल रखा है जो ओवरलैपिंग रीजन है, जो ओवरलैपिंग रीजन है, यानी ओवरलैपिंग जो रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन is free from charges, ठीक है। दोनों के जो सेंटर हैं, बोथ सेंटर्स आर separated by distance a, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। क्वेश्चन सिंपल आपको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटरसेक्शन रीजन, ये हमें पूछा है। सिंपल, देखिए फिगर को हम ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको कि यहां पर देखिए एक अपने पास एक स्फीयर ये दे रखा है और एक स्फीयर अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है, दोनों स्फीयर दे रखे हैं। ठीक है, दोनों के जो सेंटर हैं, एक इसका सेंटर मैंने बोल दिया और एक इसका सेंटर मैंने बोल दिया, दोनों जो सेंटर हैं वो डिस्टेंस ए से सेपरेटेड है। ध्यान देना जरा, ये डिस्टेंस कितनी है, ए डिस्टेंस दे रखी है अपने को दे रखी है, ए डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, डिस्टेंस ए से ये सेपरेटेड है, बहुत ही बढ़िया भाई। अब देखो प्लस चार्ज डेंसिटी यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। और इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन जो रीजन है उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इस रीजन में कोई भी चार्ज नहीं है, बाकी जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, बाकी जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। हमें कैलकुलेट करना है इस इंटरसेक्शन वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट। ठीक है, रैंडम पॉइंट के ऊपर हमें बताओ। तो देखिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि भैया चलो ठीक है, हम ये किसी पॉइंट P के ऊपर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, हम किसी पॉइंट P के ऊपर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे, हम ये करते हैं, देखिए हम ये करेंगे कि पॉइंट P के ऊपर यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से देखिए, ये हमने बोला कि ये मान लो R1 वेक्टर है। ठीक है, ये मैंने बोल दिया O1 है और ये मैंने बोल दिया O2 है। यदि मैं बात करूं कि पहले वाले गोले के कारण, पहले वाले स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, वो कितना होगा वो हमें निकालना है। फिर हम सेकंड वाले के कारण निकालते हैं और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, यदि वेक्टर एडिशन में ले रहे हैं तो। सिंपल है। चलिए हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस रो चार्ज स्फीयर। इस वाले चार्ज स्फीयर के कारण यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो क्या ये होगा, मान लो E प्लस रो के कारण ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो ये होगा रो R1 वेक्टर
अपॉन क्या 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। अब साथ ही साथ हम बात करें, ठीक है, ये अपने पास आया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई। अब यदि मैं 2 के कारण निकालूं तो 2 के कारण निकालूं तो यहां से मैं क्या करता हूं, ये वाला जो है, यदि इस तरफ बात करूं कि ये जो डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता, तो हम बोल देंगे ये हो गया R2 वेक्टर, ठीक है, क्या हो गया R2 वेक्टर। अब यहां पर देखिए, इस पॉइंट P की बात करूं, इस पॉजिटिवली चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या उसी डायरेक्शन में है, यानी क्या ये E प्लस रो वेक्टर है। लेकिन यदि मैं O2 वाले स्फीयर की बात करूं तो क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इसके अपोजिट है, क्या R2 वेक्टर के अपोजिट है, क्या ये E माइनस रो वेक्टर ऐसे होगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, नाउ ड्यू टू माइनस रो चार्ज स्फीयर, क्या मैं इस स्फीयर की यदि मैं बात करूं तो क्या E माइनस रो वेक्टर जो होगा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि रो और माइनस R2 वेक्टर, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या माइनस R2 वेक्टर होगा और अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होगा। बिल्कुल सर, सही है, बिल्कुल। और अब हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमें निकालना है तो क्या E वेक्टर जो होगा, क्या हम ऐसे बोल देंगे E प्लस रो आर वेक्टर प्लस E माइनस रो वेक्टर, और क्या इस प्रकार से हो जाएगा, और रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर, और अपने पास होगा माइनस का रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये अपने पास होगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब R1 वेक्टर और R2 वेक्टर को भी मैं लिख सकता हूं, देखिए कैसे क्या करूंगा, क्या मैं इसमें, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। चलिए ट्रायंगल लगाओ इसमें, ठीक है, क्या मैं ट्रायंगल एडिशन लगाऊं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि क्या R1 वेक्टर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और क्या R2 वेक्टर कुछ इस प्रकार से है, और क्या ये A वेक्टर है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मान लो कि ये A वेक्टर कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से मैं इसको ओरिजिन मान लूँ, ठीक है, रेफरेंस मान लूँ, ये रेफरेंस यदि मैं मान लूँ तो क्या ये A वेक्टर हो गया। अब देखना जरा, यदि मैं इसमें ट्राइंगल लॉ लगाऊंगा तो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, तो R1 वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा R2 वेक्टर प्लस A वेक्टर, और R1 वेक्टर माइनस जो है R2 वेक्टर होगा वो होगा अपने पास A वेक्टर। तो क्या R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर को मैं A वेक्टर लिख सकता हूँ, यानी रो A वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने पास आया। सिंपल हमने वेक्टर एडिशन लिया और कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो A वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, मतलब जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो A वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, मतलब क्या इस प्रकार से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, A वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। ऐसे होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ऐसे होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सर। क्या ऐसे होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला रो आर वेक्टर अपन 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के कारण ऐसे किया, दोनों को वेक्टर ऐड कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्ट वेक्टर एडिशन से हमने कैलकुलेट कर लिया। बहुत ईजी है, नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, now let's discuss on the next question and next question देखिएगा क्या क्वेश्चन है।
अपने पास बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है ये वाला तो, ठीक है। चलिए, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है प्रोजेक्टाइल अबोव ए चार्ज शीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपने को दे रखा है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ऑन चार्ज्ड शीट, एक चार्ज शीट दे रखी है, ठीक है। मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, ठीक है। क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहां पर, ठीक है। ये एक चार्ज शीट दे रखी है आपको, एक चार्ज शीट दे रखी है, और इसके ऊपर जो है किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को जो है आपने प्रोजेक्ट करवाया 45 डिग्री एंगल के ऊपर, 45 डिग्री एंगल के ऊपर आपने इसको प्रोजेक्ट करवाया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो यूनिफॉर्म, ये जो सीट है, ठीक है, ये जो सीट है, ये जो है चार्ज सीट दे रखी है, ठीक है, विद चार्ज डेंसिटी जो है वो प्लस सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर हमें दे रखी है। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ए बी, ठीक है। क्या दे रखा है? ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करना, मतलब ये वाला तो पॉइंट मान लो ए हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है वो बी हो गया, जब वो अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट करता है कुछ इस प्रकार से, और ये पॉइंट बी के ऊपर गिरता है। हमें पूछा रेंज, एक्चुअल में हमें रेंज पूछा है, ठीक है। क्या आप देख पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में हमें रेंज पूछा है। एक इलेक्ट्रॉन को उसमें प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्शन जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो 45 डिग्री एंगल है, और उसको प्रोजेक्ट करने के बाद में हमें पूछा है कि आप बताओ इसकी रेंज क्या होगी, मतलब डिस्टेंस ए बी क्या होगी, ठीक है। हमें पूछा है व्हाट विल बी द रेंज, ठीक है। हमें पूछा है व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रेंज क्या होगी। तो सिंपल हम बात करें, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, हम बोले प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन है। और जैसा कि हमने बताया था, हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर भी दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने बताया था 11th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में यदि आप जाओगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यदि किसी एंगल थीटा के ऊपर किसी प्रोजेक्टाइल को, एम मास वाले प्रोजेक्टाइल को यदि यू स्पीड से फेंकते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, उस रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो हमने देखा था यू स्क्वायर, आर जो होता है वो कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये जी जो है ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर जो है जब पार्टिकल जाता है, ठीक है, अपनी पाथ के ऊपर, ये जो केवल जो फोर्स लगेगा केवल लग रहा है mg फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो जो नेट जो एक्सेलरेशन आएगा वो केवल ग्रेविटी के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? केवल ग्रेविटी के कारण आएगा। बट यहाँ पर देखिए जब अपनी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ये जो सीट है, ठीक है, इस सीट के, ये जो सीट है, ठीक है, जैसे कि इस सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपवर्ड होगा। यदि हम ड्रॉ करें इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्या इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्या इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 ऑफ साइलन नोट। क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 ऑफ साइलन नोट। बिल्कुल सर, सही पकड़े हो। अब एक बात बताना जरा, ये जब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा क्या अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? क्योंकि नेगेटिव है, और जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ई, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
और यहाँ हमने ग्रेविटी के बारे में कुछ बोल भी नहीं रखा, तो हम उसको नेगलेक्ट मानेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना जरा, ये ई फोर्स लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना जरा, क्या मैं इसको ma के इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि फोर्स जो होता है वो ma होता है, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन लगेगा वो लगेगा ई अपॉन m। अब देखना जरा, ये एक्सीलरेशन आया, ई अपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये m जो है उसका मास आ गया इलेक्ट्रॉन का। तो क्या ये एक्सीलरेशन आया, क्या ये एक्सीलरेशन आया? तो क्या मैं इस g की जगह में g इफेक्टिव लिख दूं तो मेरे को अच्छा सहूलियत लगेगा, क्योंकि यहाँ पर g इफेक्टिव आएगा। इफेक्टिव एक्सीलरेशन नीचे की ओर कितना लगा, इफेक्टिव एक्सीलरेशन ये आएगा। हम ग्रेविटी को नेगलेक्ट लेके चल रहे हैं उस केस में। तो क्या यहाँ पर जो r है, क्या मैं u स्क्वायर, ठीक है, ये अपने को दे रखा है भैया, स्पीड जो है अपने को दे रखी है शायद क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो स्पीड है केवल यू ही बोल रखा है। ठीक है, यू ही बोल रखा है, तो यू बोल दिया। थीटा 45 डिग्री है तो साइन 2 थीटा साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो यू स्क्वायर हो जाएगा। और जी इफेक्टिव पूछा, यानी ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m आ गया। ये अपने पास जो आ गई रेंज आ गई। ये कोई क्वेश्चन था क्या? इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है भाई? हम देते हैं इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से इसको नोट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से इसको नोट करना, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है, कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अभी हम लगते हाथ इसको बता देते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या वो इसी प्रकार से दे रखा है? देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से। ये आपको दे रखा है, एक पेंडुलम लटका रखा है इसने। ठीक है, ये बॉल को लटका रखा है कुछ इस प्रकार से, और ये जो है बॉब है, इसका जो चार्ज है वो Q है, m मास है, चार्ज इसका Q है। उसको जो वेलोसिटी कितनी दी गई थी, इसको वेलोसिटी दी गई है u वेलोसिटी दी गई, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है नीचे की ओर, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अप्लाई कर रखा है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रखा है वो हमने कर रखा डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। और हमें पूछा है कि व्हाट विल बी दी मिनिमम स्पीड, व्हाट विल बी दी मिनिमम स्पीड for tracing the whole circle, for completing the complete cycle, for completion of the cycle। मतलब ये जो एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए, एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए मिनिमम स्पीड कितनी होगी, मिनिमम स्पीड पूछा है। ठीक है, हालांकि ये वाला जो हमने अभी कराया नहीं 11th फिजिक्स में, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी हम लोअर पॉइंट से मिनिमम स्पीड देते हैं, ठीक है, ताकि वो जस्ट कंप्लीट कर ले अपना साइकिल। जब एक बार यदि ये बॉब जो है, अपना बॉब यदि यहां पर आ जाए, यदि केवल यहां पर आ जाए, ठीक है, तो ये कंप्लीट साइकिल ऑटोमेटिक आगे हो जाएगा। तो जो मिनिमम जो स्पीड आती है ना, मिनिमम जो स्पीड आती है वो ध्यान रखना, √5gr आती है। ये r इसकी रेडियस है। अब g क्या है यहाँ पर? g यहाँ पर एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी है तब, लेकिन यहाँ पर केवल ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पर तो g की जगह क्या आएगा, g इफेक्टिव आएगा, यानी g इफेक्टिव इंटू r आएगा। और g इफेक्टिव में देखना जरा, ये प्लस चार्ज है, प्लस q चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स नीचे की ओर लगेगा प्लस QE। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो एक तो लगेगा ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा, एक लगेगा QE वाला फोर्स लगेगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा यानी F नेट लगेगा वो लगेगा mg प्लस QE। और यदि मैं A इफेक्टिव की बात करूं या G इफेक्टिव की बात करूं तो ये हो जाएगा G प्लस QE अपॉन M। और ये वाला हम यदि यहाँ पर पुट कर दें तो अपने पास आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखना जरा, ठीक है,
ये अपने पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 5g की जगह हमने कर दिया g प्लस क्यू ई अपॉन एम और इंटू में r। सिंपल, ये अपने पास हो जाएगा भाई क्वेश्चन, सॉरी आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये अपने पास हो गया आंसर। ठीक है, लगभग क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, बाकी जो एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट में करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के साथ, कैपेसिटेंस के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड टेक more and more liquid diet. I will meet you next lecture. Thank you very much.